बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इंटेंजिबल एसेट IS 38 और क्लास है हमारी FAR 2 की। ठीक है, इंट्रो से शुरू हुए, FR 1 किया, FR 2 में आए। अब आपने FR 2 को बेस बनाकर CFAP में जाने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, सबसे पहले हेडिंग बना लें नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। रजिस्टर पे लेक्चर नंबर रोज ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। नॉन करंट एसेट्स, दो तरह के होंगे बच्चों, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और भी नॉन करंट एसेट्स होंगे, FR 2 में आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर दो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टेंजिबल और दूसरे इनटेंजिबल। टेंजिबल में भी बच्चों दो तरह के थे, एक डेप्रिशिएबल और दूसरे नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल और दूसरे नॉन डेप्रिशिएबल। तो फिर इंटेंजिबल भी दो तरह के होंगे, कुछ डेप्रिशिएबल होंगे और कुछ नॉन डेप्रिशिएबल होंगे। आएंगे इस पे भी कि डेप्रिशिएबल कौन से हैं, नॉन डेप्रिशिएबल कौन से हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट्स को स्टैंडर्ड कौन सा डील कर रहा है। IS 38, IS 38 और टेंजिबल को IS 16। दोनों कज़न्स हैं आपस में। कज़न्स हों तो कुछ आदतें मिलती जुलती होती हैं, ऐसे ही 16 और 38 में कुछ आदतें आपस में मिलती जुलती होंगी। सबसे पहली बात तो ये होगी कि चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, दोनों होंगे क्या, एसेट्स होंगे। क्या होंगे, एसेट्स होंगे। और एसेट्स में कौन सी क्लासिफिकेशन होगी, नॉन करंट एसेट की। अब ज़रा बता दें इंट्रो से, एसेट क्या होता है। फिर वही हाँ, अब जब मैं पहले दिन आया था तो मैंने कहा था ओन्ड बाय द बिजनेस, फिर जब बुक की रीडिंग करवाई थी तो वहाँ था कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। अब तो बड़े हो गए हैं, तो फिर एसेट क्या हुआ, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये भी बात करता हूँ, पहले ज़रा देखनी हजरत कब कब आए और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। हजरत का नाम क्या है, IS 38। इंटेंजिबल छोड़ दें, IS 38, IS 38 ऑटम 22 में आया। इसमें मार्च 23 मैंने अभी शामिल नहीं किया, ऑटम 22 में है, स्प्रिंग 22, ऑटम 21, स्प्रिंग 21। नोट करते जाएं, शायद ही कोई अटैम्प्ट हो जिसमें ये ना आया हो। रेंज इसकी तकरीबन चलती है, एवरेज आउट करें तो 10 के करीब, 10 से 12 मार्क्स के करीब। ठीक है, 100 क्लासेस हैं आपकी और हर क्लास 1 नंबर कैरी कर रही है। तो जब इंशाल्लाह 100 क्लासेस पूरी होंगी तो कितना सिलेबस हो चुका होगा, 100%। तो जब क्लास बेस करनी हो तो क्या सोचिएगा, 1 नंबर गया मेरा, बस एक, और एक 100 है। और इस दफ़ा का तगड़ा पेपर सबसे ज़्यादा कौन सा था पूरे कैफ में, R1 सबसे तगड़ा पेपर था। हैवीएस्ट पेपर 8 के 8 में FR 1 था, जो इस बात की निशानी दे रहा है कि भाई कोई छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी से पहले भी छुट्टी नहीं, छुट्टी के बाद भी छुट्टी नहीं। ठीक है,
अब आ जाए जी एसेट पे, क्या है? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ past events and from which future economic benefits are expected to flow to the, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बेटा। क्या है? बेनिफिट्स। जाएं जी इंट्रो में, इंट्रो की बुक। इनकम क्या होती है? इनकम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। और एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन। तो ये जो बेनिफिट है ये दो तरह से आ सकते हैं, या रेवेन्यू में इंक्रीज होगा या कॉस्ट में डिक्रीज होगा। लिख ले बेनिफिट्स। कल से अपनी बुकलेट लेकर आइएगा, फोटोकॉपियों पे पूरा चैप्टर अवेलेबल है बेटा। इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन, जी भाई, और डिक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन कॉस्ट। ये दिखाएंगे बुकलेट प्लीज। बुकलेट है किसी के पास? बच्चा कोई बुकलेट लेकर आया? इस तरह की बुकलेट आपको फोटोकॉपियर पे मिला करी कि उसके अलावा कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। इसमें सब कुछ होगा आपका। क्लास नोट्स भी होंगे, क्लास एग्जाम्पल्स भी होंगी, इलस्ट्रेशन भी होगा, क्लास वर्क भी होगा, होमवर्क भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा, पास पेपर्स भी होंगे, आई कैप की कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स जो बुकलेट में है वो भी है। इसका मतलब पूरे इंटेंजिबल के लिए आपको ये बुकलेट चाहिए। और पेजेस सिर्फ इसके हैं 86। इस चैप्टर के कितने पेजेस हैं? 86। इस पे कितने लेक्चर्स इंशाल्लाह लगाऊंगा? 8 लेक्चर। टोटल 16 घंटे इस पे हमारे लगेंगे। वक्त चलेगा तो ये बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। बेनिफिट्स में कितनी चीज़ें आ गई? अब जिसके पास बुकलेट होगी उसके पास यहाँ पर ये एज इट इज़ मौजूद होगा, वो अपनी ही बुकलेट पे नोट्स बनाता रहेगा, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन, ये नीचे लिखा हुआ भी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दिस मीन्स इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन कॉस्ट। अब आ जाए भाई कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। कंट्रोल में दो चीज़ें होती हैं। कंट्रोल में दो चीज़ें होती हैं, मैं खुद उससे बेनिफिट इंजॉय कर लूँ और या दूसरे को उसके बेनिफिट्स इंजॉय करने से रोक सकूँ। कंट्रोल में कितनी चीज़ें हैं? दो। कंट्रोल ऑफ एसेट क्या कह रहा है? कंपनी हैज़ द पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। या तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा, flowing from the underlying resource, and can also restrict the access of others to those benefits। या तो खुद बेनिफिट ऑब्टेन करेगा या दूसरों को इससे रोकेगा। ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा बेटा IFRS 15 में। किसमें? IFRS 15 लिखते जाइएगा प्लीज कि सर कंट्रोल ऑफ एसेट एक्सप्लेन करेंगे IFRS 15 में। ये रेवेन्यू का चैप्टर है हमारे FR2 में, हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। वहाँ सही एक्सप्लेन होगा कि कंट्रोल ऑफ गुड्स क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एसेट क्या होता है। अभी जहन में रखें क्या, या तो कंपनी खुद बेनिफिट हासिल कर सकती है, या अगर उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो दूसरों को इस बेनिफिट से रोक सके तो हम कहेंगे कि इस एसेट का कंट्रोल किसके पास है? इस एंटिटी के पास है। एसेट क्लियर हो गया, कंट्रोल क्लियर हो गया, बेनिफिट्स क्लियर हो गया। हमारा स्टैंडर्ड IS 38 है किस पर बेटा? इंटेंजिबल एसेट पर। तो हेडिंग बना लें इंटेंजिबल एसेट। हेडिंग बना लें इंटेंजिबल एसेट। कौन सा स्टैंडर्ड डील करेगा? IS 38। स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? IS 38 इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ये अभी नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? IS 38 नॉट एप्लीकेबल टू। अन्य वह चीजें हैं जिन पर IS 38 अप्लाई नहीं होगा। उन पर क्या अप्लाई होगा? ब्रैकेट में देख रहे होंगे, साथ मैंने उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स लिखे हैं। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान में आपको पता है वैसी बरकतें बड़ी आती हैं। तो IS 38 जिन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा, तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे हमारे सिलेबस में हैं। और R2 में अकाउंटिंग कम है और रिपोर्टिंग ज़्यादा है। इंट्रो में अकाउंटिंग कम है, रिपोर्टिंग कम है। सिर्फ 2 स्टैंडर्ड इंट्रो में हल्का सा टच देते हैं, एक IS 16 डेप्रिसिएशन के चैप्टर में और IS 2 इन्वेंट्री के चैप्टर में। सिर्फ ये 2 स्टैंडर्ड का हल्का सा टच आता है। FAR 1 में कुछ कैलकुलेशन आ जाती हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाती हैं, कुछ अकाउंटिंग चलती रहती है लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। जबकि R2 में अकाउंटिंग बहुत कम हो जाती है और रिपोर्टिंग मैक्सिमाइज हो जाती है। इसलिए आपको ये तमाम टॉपिक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में नज़र आएंगे, या वो IS होगा या वो IFRS होगा। मेरे ज़माने के स्टैंडर्ड हुए तो IAS। भाईजान आप मुझे अपने साथ रिप्लेस करेंगे तो आपकी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई भाईजान। मेरे ज़माने के स्टैंडर्ड्स IAS, आप लोगों के IFRS। आपके आगे बच्चे होंगे उस वक्त पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है ना भाई, अभी बच्चों के नाम बाद में सोच लेंगे, फिलहाल स्टैंडर्ड्स को पढ़ लेते हैं, IAS और IFRS। जी नदीम भाई, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग हर वो चीज़ का नाम है जिसके लिए ISB ने रिकमेंड किया, और अकाउंटिंग क्या है, वो जो 1571 में इटालियन हमें सिखा के गया था, डेबिट क्रेडिट वगैरह। इसलिए पेपर का नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है भाई, नहीं जी, जो स्टैंडर्ड डिमांड करता है, लॉ नहीं स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ISB रेफर कर रहा होता है। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल। डेफिनेशन में पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिएबल। दूसरा नॉन मॉनिटरी। तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल एसेट क्या होगा, आइडेंटिफिएबल होगा, नॉन मॉनिटरी होगा और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होगा। लिखे, तीनों चीजें लिखे। इंटेंजिबल एसेट क्या होगा, आइडेंटिफिएबल होगा, दूसरी करेक्टरिस्टिक नॉन मॉनिटरी होगा, तीसरा फिजिकल सब्सटेंस के बगैर होगा। तो इंटेंजिबल एसेट की 3 करेक्टरिस्टिक्स होंगी। किसी एसेट को इंटेंजिबल कहलाने के लिए पहली चीज क्या है, आजे बच्चों, नंबर 1 आइडेंटिफिएबल, नंबर 2 नॉन मॉनिटरी और नंबर 3 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफिएबल, IS 38 ने डेफिनेशन कौन से पैराग्राफ में दी, पैराग्राफ 8 और 10। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आज आपने जाना है, जाकर नेट पे बैठना है, वो तो वैसे भी बैठते हैं, लेकिन आज आपने ICAP की साइट पे जाना है। किसकी साइट पे जाना है, ICAP की साइट पे जाना है। ICAP की साइट पे जाके पब्लिकेशंस में जाना है। कहाँ जाना है, पब्लिकेशंस में जाना है। पब्लिकेशन से जाकर आपने IFRS में जाना है। कहाँ जाना है, IFRS की आपने सब क्लासिफिकेशन कैफ में जाना है। किस में जाना है, कैफ में। IFRS टोटल भी मिलते हैं, सिर्फ कैफ के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी ICAP ने प्रिंट किए हुए। टोटल लेंगे महंगे मिलते हैं, खाली कैफ से रिलेटेड लेंगे तो प्राइस जो है वो तकरीबन 3000-3200 के करीब है। अच्छा भाई, ये सिर्फ R2 के लिए आप नहीं ले रहे हैं, ये R2 के पेपर में ले जाने की भी इजाज़त होगी। उन स्टैंडर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ओपन बुक पेपर है और एक बुक की इजाज़त है, और वो है ICAP के पब्लिश जो IFRS हैं, इनको आप पेपर में लेके जा सकते हैं। अब आप कहेंगे पेपर में ले जाने का फ़ायदा क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ें स्टैंडर्ड्स में हैं जिनको याद करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वो एज सच टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो स्ट्रेट अवे आप बुक से ले सकते हैं। इसलिए ICAP ने इंटरनेशनल बॉडीज़ जो बाकी हैं, ICAW है, ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACC हैं, जहाँ वहाँ ओपन बुक्स होता है, इसी तरह ICAP ने भी FR2 में ये ओपन बुक पेपर किया हुआ है फाइनल की तरह, जैसे CA फाइनल में ओपन बुक पेपर है। तो आज आप ऑर्डर करेंगे तो 4-5 दिन में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ICAP पहुँचाएगा। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ठोकर पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ से काउंटर पे भी सेल करते हो। मेरे ख्याल में काउंटर पे सेल नहीं करते, ये आपको घर पे ही डिलीवरी देंगे। और जब आप
3-4 दिन के बाद आएँ तो हमेशा आपके साथ FR2 की क्लास में कौन होगा? IFRS। वो आपको 5 बुकलेट्स देंगे, उनमें से 2 बुकलेट आपने डेली कैरी किया करनी है। ये जो ब्रैकेट में पूरे मेरे नोट्स में आपको नज़र आएगा, ये उस स्टैंडर्ड का रेलिवेंट पैराग्राफ होगा। जब इंशाल्लाह बात आगे चलेगी तो मैं इसको रीड करना भी आपको सिखा दूंगा और सिलेक्ट करना भी सिखा दूंगा कि कैसे आपने किस बुकलेट में जाके कैसे इसको रीड करने की कोशिश किया करनी है। ठीक है, अब ये IS 38 का स्टैंडर्ड है, इसका कौन सा पैराग्राफ है? 8 और 10। ये क्या दे रहा है? डेफिनेशन दे रहा है इंटेंजिबल की। क्या होगा इंटेंजिबल? और विदाउट। अब आइडेंटिफिएबल एसेट क्या होगा इंटेंजिबल में? IS 38 का कौन सा पैराग्राफ बता रहा है? 11 एंड 12 क्या बता रहा है? एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल इफ इट ईदर का मतलब या ये हो जाए या ये हो जाए। इज सेपरेबल किससे? कैसे? अभी तुम अपने मम्मा पापा से सेपरेबल हो नहीं। एक दिन अब्बा जी कहें यार आज मैंने खाना नहीं देना, तो तुमने क्या कहना? सर जी लूट गए हम। फिर एक वक्त आएगा, क्या कहोगे? अब्बा जी मैं क्या होने लगा हूं? मैं बिकने लगा हूं। अब्बा जी मैं बिकने लगा हूं और आपसे क्या होने लगा हूं? सेपरेट होने लगा हूं। तो छोटा बच्चा होता है ना, वो हर जगह अम्मा अब्बा के साथ होता है। फंक्शन पे मिस्टर एंड मिसेस की इनविटेशन हो, लेकिन वो टैंकी पे बैठ के चला जाता है। हम भी जाते थे, आप भी जाते होंगे, अगली जनरेशन भी जाया करेगी। ठीक है भाई, तो ये क्या है? इज सेपरेबल, कैन बी एक्सचेंज। बिजनेस अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये किसी दूसरे एसेट के साथ क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, किराए पर दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है, या किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये ट्रांसफर का केस मैं आपको बता दूं, समटाइम आपने कोई चीज बाय करनी हो तो फिर प्राइस के तौर पर आप अपने एसेट को भी दे सकते हैं। ये और ये इसमें फर्क सिर्फ ये है, समटाइम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। याद है क्या होता है? पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में। तो ट्रांसफर जो है ये ब्रॉडर टर्म में है। हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये करैक्टरिस्टिक किसी एसेट में है तो हम कहेंगे ये क्या है? आइडेंटिफिएबल। और यहां आइडेंटिफिएबल का मतलब है जिसे बिजनेस से डिटैच किया जा सके। क्या किया जा सके? डिटैच किया जा सके और उसकी ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया जा सके। दूसरा क्या है? अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा लॉ में, बी लॉ में पढ़ा है या सी लॉ में है? बी लॉ में है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लीगल होगा तो कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स करवाया जा सकता है, वर्बल होगा तो फिर इसकी आगे लॉ में मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो फिर ये एसेट आपको कहां से मिला? राइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। पर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी भाई, आइडेंटिफिएबल कब होगा? जब एक्सचेंज किया जा सके, सेल किया जा सके, रेंट पर दिया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, या ये एसेट आपको कैसे मिला हो? किसी कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट से। अब ये पॉइंट कैलकुलेशन में तो नहीं आ सकता, इससे क्या मिल सकता है आपको? एमसीक्यू। क्या बन सकता है इससे? एमसीक्यू। जी भाई, सबसे पहले बता दें इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। इधर से देखे बगैर, इधर से देखा तो फिर फायदा एक्सप्लेन करने का। आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। आइडेंटिफिएबल हो, इसके लिए कोई एक कंडीशन मीट होना जरूरी है जी। एक्सचेंज किया जा सके या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट से ये एसेट आपके पास हो। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो ये एसेट क्या है? आइडेंटिफिएबल है। और अगर ये आइडेंटिफिएबल है तो इंटेंजिबिलिटी की पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी चीज क्या है? नॉन मॉनिटरी। बेटा एसेट दो तरह के होते हैं, एसेट दो तरह के, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी एसेट सिखाऊंगा जब फाइनेंशियल एसेट सिखाऊंगा। हेडिंग बना लें, मॉनिटरी एसेट सर सिखाएंगे जब सर क्या सिखाएंगे इंशाल्लाह? फाइनेंशियल एसेट्स। आपके सिलेबस में है बेटा। मॉनिटरी एसेट सर सिखाएंगे, वापिस जाए,
नॉन मॉनिटरी एसेट और मॉनिटरी एसेट। मॉनिटरी एसेट कहाँ सिखाऊंगा? फाइनेंशियल एसेट में। अभी से भी ये याद रखें, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, डेटर्स हो, ये सारे कौन से एसेट्स हैं? ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये मॉनिटरी एसेट्स हैं। कौन से एसेट्स हैं? तो जो फिर बाकी सारे होंगे वो क्या होंगे? नॉन मॉनिटरी होंगे। आगे कीजिए दोस्त, आगे आ जाए। नॉन मॉनिटरी क्या होगा? IAS 38 का कौन सा पैराग्राफ है? 8 में। मॉनिटरी एसेट इज कैश, बैंक, डेटर्स। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मॉनिटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल। इनटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी आ। अब नॉन मॉनिटरी की डेफिनेशन उसने नई स्टैंडर्ड में बताई। वो क्या कहता है? हर वो एसेट जो मॉनिटरी नहीं है वो क्या है? वो नॉन मॉनिटरी है। जैसे इंट्रो में याद करें, करंट एसेट की डेफिनेशन बताई थी या नॉन करंट की? करंट की। करंट की बैलेंस शीट डेट से लेके 12 महीने तक जो रियलाइज हो जाए वो करंट है, और जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। तो यहां वो बता रहा है कि मॉनिटरी एसेट्स ये हैं, और जो मॉनिटरी एसेट नहीं है वो नॉन मॉनिटरी एसेट है। इस ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट। हमने क्या कहा? इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और सब्सटेंस क्या होता है? किसी मादे को कहते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है। हाँ जी, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल elements. IAS 38 paragraph 4 and 5. Some intangible assets may be contained in or on a physical substance such as compact disc. आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, उसे वो किस पर? CD पर रिकॉर्ड करके आपको देगा। अब CD की तो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन CD जो है हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको फोकस कर रहे हैं। तो अपरेंटली क्या लगेगा? सर ये सॉफ्टवेयर तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। तो ये सॉफ्टवेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। हाँ, अपरेंटली नजर आ रहा है कि ये किसी फिजिकल सब्सटेंस में छुपा हुआ है। अब एक सीडी हो 50 रुपए की, 100, 500, 1000 की, और एक सॉफ्टवेयर आपने 3, 4, 5, 10 लाख का बनवाया हो, तो अगर उस सीडी में वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो फिर फिजिकल सब्सटेंस प्रोमिनेंट है या नॉन फिजिकल सब्सटेंस प्रोमिनेंट है सॉफ्टवेयर के केस में? तो इसका मतलब उसके अंदर जो डाटा है वो हमारे लिए रेलिवेंट है। समटाइम अपरेंटली ऐसा लगता है जनाब ये तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोमिनेंट नहीं होती। मसलन भाई को असले का लाइसेंस मिला हुआ है पंजाब गवर्नमेंट से। अब असले का जो लाइसेंस मिला वो एक पेपर पे मिला होगा भाई, एक पेपर पे मिला होगा, पेपर पे लाइसेंस दिया जाता है। अब वो पेपर फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उस पेपर की वैल्यू नहीं है। उस पेपर के अंदर जो राइट लिखा हुआ है वैल्यू इसकी है, और वो राइट जो है वो इंटेंजिबल है। वो राइट क्या है? इंटेंजिबल है। दूसरा पॉइंट क्या है? लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ लाइसेंस और पेटेंट। पेटेंट पे बात करेंगे किसी वक्त में, अभी आ जाएंगे। पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है। जी आपके सिलेबस में, बल्कि इसी स्टैंडर्ड में है, IAS 38 में ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। जी भाई, किसी भाई की आंख खुली हो अभी? चलो अब देखें, जैसे आपने आज लिया नया लैपटॉप। क्या बात है यार, क्या बात है आपकी। नया लैपटॉप लिया। अब नए लैपटॉप में बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब मुझे बताएं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप से डिटैच किया जा सकता है? जो बिल्ड इन है नहीं किया जा सकता। अब यहां पर IAS 38 और IAS 16 दोनों आपस में कजन है। तो आप देखेंगे प्रोमिनेंट कौन सी आइटम है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोमिनेंट है या लैपटॉप का अपना यूज प्रोमिनेंट है। यहां IAS 38 कहता है कि हम इस लैपटॉप को या इस डेस्कटॉप को IAS 16 में लेके जाएंगे, IAS 38 में नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, अगर कोई सॉफ्टवेयर
इस लैपटॉप के यूज के लिए इनएविटेबल नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप के यूज के लिए इनएविटेबल नहीं है, यानी इसके बेसिक यूज के लिए इनएविटेबल नहीं है, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को क्या समझेंगे? आ जाए बच्चियों, आ जाए। इस सॉफ्टवेयर को क्या समझेंगे? अब इंटेंजिबल समझेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनएविटेबल है, तो देखेंगे प्रोमिनेंट कौन है। प्रोमिनेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वो कहता है iOS 16 में लेके जाओ। और अगर वो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है और वो इस लैपटॉप या डेस्कटॉप के यूज के लिए इनएविटेबल नहीं है, तो फिर हम उसे iOS 38 में लेके जाएंगे। ये दो एग्जाम्पल उसने एक्सेप्शन की है कि यहां से कंफ्यूज नहीं होना कि अगर डिस्क पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो आप कहीं इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नहीं, इसकी इंटेंजिबिलिटी है। और इधर लीगल डॉक्यूमेंटेशन किसी पेपर पर तैयार है, तो वो पेपर तो फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रहा है, लेकिन उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है अगर पीछे बैकग्राउंड पे सारी ऑथेंटिसिटी ना हो। नहीं, जो उसके बेसिक यूज से हो। जैसे ये एसी है, इसमें ये टेम्परेचर हमें बता रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बता रहा है। और भी अब तो जो एसी नए आ रहे हैं उनमें कई फंक्शन है। अक्सर बच्चे मोबाइल से ऐप लॉन्च करके क्या कर देते हैं? एसी बंद कर देते हैं। अब वो जो उनके पास ऐप है या जो उनके पास वो सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? वो इंटेंजिबल है। जबकि ये एसी अपने बेसिक पर्पस के लिए क्या है? टेंजिबल है। अब इसे किस में लेकर जाऊंगा? iOS 16 में। ऑल्दो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर नए आने वाले एसी में इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन वो उसके बेसिक यूज के प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर्स के बगैर भी आप इसकी बेसिक यूटिलिटी ले सकते हैं। जैसे अब कार्स आ रही हैं, जितनी जापानीज कार्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कार में बिल्ड इन होते हैं, लेकिन मेन पर्पस उसका क्या है? ड्राइविंग, जर्नी, ट्रैवलिंग। इसलिए उसको किस में लेके जाते हैं? व्हीकल्स को iOS 16 में। हाँ, अगर उसके इनएविटेबल यूज के अलावा कोई सॉफ्टवेयर हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? इंटेंजिबल। ये क्वेश्चन में वो आपको बताएगा। क्यों? हम एक्सपर्ट हैं नंबर्स के, हम एक्सपर्ट इसके नहीं है कि ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल। ठीक है भाई, आगे चले। कितनी बातें बताई मैंने अभी तक आपको? 4 बातें बताई। पहले मैंने इंटेंजिबल बताया, जरा मुझे रिवाइज करवा दें। अच्छा, 2 घंटे में जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर लेगा ना, उसका क्लास वर्क तो यहीं तैयार हो जाएगा, होमवर्क वही दिया जाएगा जो क्लास वर्क में पढ़ाया होगा। इसलिए रोज के रोज काम करोगे तो बच्चों परेशानी नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इंटेंजिबल एसेट हो, ये तो आ गया। फिर अगर कंट्रोल हो तो कंट्रोल, बेनिफिट खुद ले सकता हूं या दूसरों को उस बेनिफिट से रोक सकता हूं। और इंटेंजिबल में पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिएबल होगा। आइडेंटिफिएबल कब होगा? या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से आए। नॉन मॉनिटरी, अगर मॉनिटरी नहीं है तो वो नॉन मॉनिटरी। तीसरा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और अगर कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हुए तो फिर किस बेस पर डिसाइड करेंगे डोमिनेंट कौन होगा? अगर डोमिनेंट टेंजिबिलिटी है तो iOS 16, और अगर डोमिनेंस इंटेंजिबिलिटी है तो iOS 38। अच्छा, दोनों में iOS 16 ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि इंटेंजिबल की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है, इंटेंजिबल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और अगर अभी डिस्क और लाइसेंस वाले पेपर की एग्जांपल आएगी तो वो जो टेंजिबिलिटी है वो मैटर नहीं करती, उसके अंदर जो राइट मौजूद है हम उसको लेकर चल रहे होंगे। जी मेरे दोस्तों, आगे चलें भाई। जी, हमने सॉफ्टवेयर की वजह से लगाया तो उसकी कॉस्ट भी हम, हाँ लाजमी बात है, फिर उसे इंक्लूड करेंगे, आगे आने लगी है। आगे चले जाएं भाईजान, आगे चले जाएं भाईजान। थैंक यू वेरी मच। आ जाए भाई, हेडिंग बनाएं भाई। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हर स्टैंडर्ड में क्या हुआ करेगी? डेफिनेशन, उससे पहले स्कोप। याद रखें, एकदम इधर देखें, हर स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या सिखाऊंगा? स्कोप, फिर डेफिनेशन, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, फिर इनिशियल मेजरमेंट, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर उसका डिस्क्लोजर। तो iOS 38 में भी हम ये चीजें करेंगे। नंबर 1
स्कोप। अब बताएं जी IAS 38 किस पे अप्लाई होता है? इंटेंजिबल एसेट पे। ये स्कोप हो गया, और जिन पर अप्लाई नहीं होता वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आई डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस मेन मैंने आपको करवाई हैं, एक एसेट की और दूसरी इंटेंजिबल एसेट की। फिर इंटेंजिबल एसेट की तीन करेक्टरिस्टिक्स थी, हमने तीनों पे बात कर ली। अब आने लगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हेडिंग बनाए, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है मतलब? व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भाई? कब रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट कर लेगा। क्या है? एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ। वही डेफिनेशन है जो कजन की थी। कजन कौन है इसका? IAS 16। इसलिए जहन में रखना कि 38 में तकरीबन 60% जो है वो IAS 16 का रोल चल रहा होगा। बिल्कुल उसी तरह नोट बनेगा, सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। कैसे? IAS 16 में डेप्रिसिएशन थी, IAS 38 में उसका नाम अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। जो डेप्रिसिएशन मेथड उधर थे वही डेप्रिसिएशन मेथड इधर होंगे। जैसे वहां कॉस्ट मॉडल था, रिवैल्यूएशन मॉडल था, यहां पर भी कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। इट इज प्रोबेबल दैट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट विल फ्लो टू द, व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबल? बताया था FR1 में भी यार, इंट्रो में भी बताया था। अगर 50% से ज्यादा चांस है तो उसे क्या कहते हैं? 50% से कम है तो नॉट प्रोबेबल, और अगर 5-6% है तो रिमोट चांस। लिख लो, इसने बार बार FR2 में यूज होना है। प्रोबेबल कब होगा? बोलें जी, प्रोबेबल कब होगा? मोर देन 50% चांस। नॉट प्रोबेबल, लेस देन 50% चांस। रिमोट चांस का मतलब बेटा 5 to 6%। ये स्टैंडर्ड ने नहीं बताया बेटा, ये जो एनालिस्ट होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उनकी बुक्स में ये रूल है। स्टैंडर्ड ने नहीं बताया प्रोबेबल क्या होता है, नॉट प्रोबेबल क्या होता है और रिमोट चांस क्या होता है। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर ये दो डेफिनेशन, ये दो करेक्टरिस्टिक, ये दो कंडीशन मीट हो गई, एक मीट हुई या दोनों? दोनों मीट हुई तो हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रिकॉग्नाइज करने का मतलब हम इस रिसोर्स को एसेट समझ लेंगे। कौन सा एसेट? इंटेंजिबल एसेट समझ लेंगे। अच्छा, जब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर लेगा तो अगला काम क्या करना पड़ेगा? इनिशियली मेजरमेंट करनी पड़ेगी। इनिशियली मेजर करना पड़ेगा। हेडिंग बनाई, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट। अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? इनिशियली मेजर करेंगे। जाएं जी FR1 में, FR1 में जाएं, चले गए। अब याद करें, PPE में एसेट इनिशियली मेजर होता है अपनी कॉस्ट पर। आ गए, कॉस्ट तक पहुंच गए। अब कॉस्ट से और नीचे चले जाएं। कॉस्ट कैसे आया करती थी? परचेज प्राइस में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करते थे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, रिबेट, ये माइनस करते थे और कुछ एक्सपेंसेस को इग्नोर करते थे क्योंकि वो जीपी में से माइनस होंगे। तीन चीजें सिखाई थी FR1 में, PPE में, वही तीन चीजें आएंगी इंटेंजिबल IAS 38 में। सेम आएंगी, सेम आएंगी, कोई फर्क नहीं आने वाला। इसका मतलब इनिशियली एसेट रिकॉग्नाइज होगा अपनी कॉस्ट पर। फर्क ये है कि FR1 में टेंजिबल एसेट था और यहां इनटेंजिबल एसेट। चलिएगा जनाब आगे। यहां से हमारी कहानी एक नया टिल्ड लेगी। क्या टिल्ड लेगी? IAS 38 कहता है इंटेंजिबल एसेट को बिजनेस में लाने के कई सोर्सेज हैं।
या तो क्या करोगे, अक्वायर्ड या परचेज करोगे सेपरेटली, या अक्वायर्ड करोगे थ्रू एक्सचेंज। क्या ये FR1 में किया हुआ है? जी किया हुआ है सर। अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट किया हुआ है जी, जिसे नॉन मॉनिटरी ग्रांट कहते थे, जिसे अभी इस पर आऊंगा, वही है। इंटरनली जनरेटेड इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर। इसको छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, ये पढ़ा हुआ है जो खुद बनाते हैं भाई, क्वालिफाइंग एसेट, याद है क्वालिफाइंग एसेट, तो ये भी हमने किया हुआ है। ये आपके लिए नया है, कंसोलिडेशन। IFRS 3 और IFRS 10 बड़ा मेजर पार्ट है हमारे सिलेबस का, 20 नंबर का मस्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। अब यहां से जहन बना लें, या तो इंटेंजिबल आएगा खरीद कर, या एक्सचेंज करके, या गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू, या इंटरनली जनरेट होगा, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्विजिशन एंड मर्जर। एक्विजिशन एंड मर्जर, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो उसके एसेट्स भी सारे आते हैं, उनमें टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। FR1 में क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं थी, इसलिए इस तरह की एक्विजिशन आपको नजर नहीं आई। तो आज से मैं आपको क्या लाना सिखाऊंगा? इनटेंजिबल एसेट। कहां? बिजनेस में। पहला तरीका मेरा क्या होगा? खरीद के लाऊंगा, फिर एक्सचेंज से, और फिर एक्वायर करूंगा। हेडिंग बना लें, परचेज सेपरेटली। चले आए, चलते हैं क्या खरीदने? बोले भाई इनटेंजिबल एसेट खरीदने चलते हैं। भाई कल नोट्स के बगैर कोई ना है, और नोट्स कॉपी करने में उसे टाइम लगता है, इसलिए काइंडली आज अगर आप उसे कहेंगे तो कल वो आपको अवेलेबल करके देगा। और कोशिश करें आज जाते हुए लेकर जाएं, क्योंकि होमवर्क इसी बुकलेट से होगा, और रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो बच्चों, तो FR2 जो है वो इंशाल्लाह टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगी, किसी एक्स्ट्रा क्लास की इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एलिगेशन मेरे पे लगता रहता था, इसलिए मैंने क्लास ही 2 घंटे की कर दी, ठीक है। वो 1.5 घंटे के बाद ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2 घंटे रखेंगे। इससे पहले कोई क्लास नहीं है तो टेंशन भी कोई नहीं है, ठीक है। आएंगे तो सीधा इसी क्लास में आएंगे। अक्वायर्ड और परचेज सेपरेटली। तो कहाँ जाऊँगा? ओपन मार्केट में, और ओपन मार्केट से क्या खरीदूंगा? इंटेंजिबल एसेट खरीदूंगा। इंटेंजिबल एसेट्स अक्वायर्ड और परचेज सेपरेटली। IS 38 कौन से पैराग्राफ है? 25 से लेके 32। आज काइंडली ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा अपने IFRS का, कैफ वाले कीजिएगा, पूरी बुकलेट्स ना कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली अक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइसेस क्या है? लेस। अब क्योंकि मॉडर्न जमाना है इसलिए कैश डिस्काउंट भी माइनस होती है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होगी और कैश डिस्काउंट भी। रिबेट, सब्सिडी, ये डिस्काउंट्स के ही मुख्तलिफ नाम है। आमतौर पे गवर्नमेंट ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही होती है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करूँगा। अब आपको याद होगा एक रिफंडेबल होते हैं और एक नॉन रिफंडेबल। के लिए तो एंट्री पास होती है एसर डेबिट कैश क्रेडिट, और रिफंडेबल के लिए क्या एंट्री पास करो? रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसको एक एसेट के तौर पर लेकर चलेंगे, लेकिन ये रिसीवेबल्स में आ रहा होता है, तो लिख लें रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल तो हमें याद रह जाता है, रिफंडेबल हम भूल जाते हैं। रिफंडेबल टैक्सेस, इसको एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे बेटा। रिफंडेबल टैक्सेस को एज अ रिसीवेबल, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसका एक और नाम बताया था FR1 में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का, एडजस्टेबल। लिखे एडजस्टेबल टैक्सेस, भूलना नहीं है यार। मैंने कहा था FR1 ने चले जाना है FR2 में, जैसे इंट्रो में कहा था तो FR1 आ गई थी, FR1 से FR2 बन जाएगी ऐसे ही। एक और नाम बताया था, तीसरा नाम भी बताया था FR1 में, भूल जाते हो यार, भूल जाते हो। रिक्लेमेबल टैक्सेस, 3 नाम बताए थे यार, भूलो ना यार प्लीज। बताया था भाई साहब? अच्छा नहीं बताया था तो लिखो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस।
अच्छा ही हुआ नहीं बताया, वरना तुमने कहना था ये तो सारा FR1 है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नंबर 2 सॉरी रिफंडेबल टैक्सेस, फिर एडजस्टेबल टैक्सेस, एडजस्टेबल टैक्सेस, और तीसरा क्या है इसका नाम, रिक्लेमेबल टैक्सेस। इन तीनों का अगर नाम आ गया तो ये वापस मिलने वाले टैक्सेस हैं, इसलिए इनके लिए क्या बुक करेंगे, रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर नॉन रिफंडेबल हुआ, नॉन एडजस्टेबल हुआ, नॉन क्लेमेबल हुआ तो उसे क्या कहेंगे, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। आगे आ जाए, एड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट सच एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोफेशनल फी, लीगल फी, कंसल्टिंग फी, टेस्टिंग फी वगैरह, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने FR1 में की हुई हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे दोबारा इनकी रिवीजन आती रहेगी स्क्रीन पर। जी भाई, कहाँ से शुरू किया था IS 38? हाँ BBA, देखो स्कोप से कहाँ अप्लाई होगा IS 38? इंटेंजिबल पर। फिर डेफिनेशन में इंटेंजिबल एसेट पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट इज अ एसेट विच इज आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे मूव किया तो क्या आया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएं तो इसके पास राइट है कि हम इसको एज अ एसेट रिकॉग्नाइज कर लें। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कब रिकॉर्ड करूं, और इनिशियल मेजरमेंट का मतलब कितने पर रिकॉर्ड करूं, कितने पर रिकॉर्ड करूंगा, उसकी कॉस्ट पर, उसकी कॉस्ट पर। और इंटेंजिबल एसेट का बिजनेस में आने के कितने सोर्सेज हैं, पहला थ्रू परचेज, थ्रू एक्सचेंज, थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, थ्रू इंटरनल ग्रोथ, और पांचवा थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन या थ्रू कंसोलिडेशन, एक्विजिशन, मर्जर जिसे कहते हैं। और अभी हम बात किस पे कर रहे थे, सेपरेटली परचेज पर। सेपरेटली परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस से शुरू करके कुछ आइटम लेस करेंगे, कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। परचेज प्राइस का दूसरा नाम बता दीजिए, इनवाइस वैल्यू। परचेज प्राइस का दूसरा नाम लिख लीजिए, पेपर में आता है, परचेज प्राइस का दूसरा नाम इनवाइस वैल्यू। जी मेरे दोस्तों, आगे चले भाई। जी भाई, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इन आइटम्स को इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, इनको जीपी में से सिंपली माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग की, प्रमोशन की, इनॉग्रेशन की है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, उसमें आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया, आपने लोगों को खाना खिलाया, ये तमाम जो खर्चे हैं ये कभी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। हम पंजाब से निकल के सिंध में चले जाएं, हम आप जैसे पाकिस्तानियों को पढ़ाने के बजाय बंगालियों को पढ़ाना शुरू कर दें तो हमने क्लास ऑफ कस्टमर क्या कर ली, चेंज कर ली। पंजाब से सिंध में गए तो हमने लोकेशन चेंज कर ली। जब बिजनेस की एक्सपेंशन होती है तो कभी क्लास ऑफ कस्टमर्स पे होती है और कभी जियोग्राफिकली अपनी पोजीशन चेंज करके होती है। इस पर जितने एक्सपेंसेस आएंगे वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी ऐड नहीं होगी, एडमिन कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉइंग द एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिप्लॉयमेंट? दोबारा एक दफा उतारने के बाद दोबारा कहीं इस्तेमाल करना। एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने के बाद आपने उसको किसी और प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं रीडिप्लॉय करना। ये तमाम एक्सपेंसेस कभी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड, याद कौन रखेगा? आप रखेंगे। इनमें से एक दो ही नए हैं, बाकी सारे पुराने हैं, बाकी सारे पुराने हैं, बाकी सारे पुराने हैं। जी पहले तो कौन सी कॉस्ट आएगी? जिसे रिमूविंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है।
एक होता है एक एसेट को आज आपने लगाया और जब इसकी लाइफ एंड हुई उस वक्त आपने इसे डिसमेंटल किया, ये कोई और कॉस्ट है। अभी आप क्या करें, एक एसेट को इस्तेमाल किया, अभी इसकी यूजफुल लाइफ बाकी है, आपने यहां से इसको रीडिप्लॉय किया कहीं और, तो रीलोकेट करने की कॉस्ट, रीलोकेट, मतलब मेरा जनरेटर बाहर है, मैं इसको यहां इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं अपने किसी और कैंपस में यूज करने जा रहा हूं, तो मैं इसे क्या करने लगा हूं, रीडिप्लॉय करने लगा हूं। अब इसकी चेंजिंग में जितने खर्चे आएंगे वो कभी दोबारा इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, इनको पीरियड कॉस्ट समझेंगे, और पीरियड कॉस्ट क्या होगी, जो जीपी में से माइनस होगी। अब अक्सर देखें हमारे ड्राइंग रूम में एक एसी लगा हुआ है, अब लग रहा है कि यार इसकी कूलिंग क्या हो गई है, कम हो गई है, गेस्ट आते हैं तो परेशान होते हैं, अब्बा जी क्या कहेंगे कि यहाँ नया लगा लो, इस एसी को उठाकर ऊपर किसी सेकंड फ्लोर के किसी रूम में लगा दो। तो अब्बा जी इस एसेट को क्या करवा रहे हैं, रीडिप्लॉय करवा रहे हैं। अब रीडिप्लॉय करने में आपको पता है इंस्टॉलर आएगा, इसको उतारेगा, डिटैच करेगा और ऊपर जाके दोबारा इंस्टॉल करेगा। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी कॉस्ट को कभी इंटेंजिबल एसेट या टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर जी भाई? वो भाई बहुत आगे चला गया भाई, अभी तो खरीद रहा हूं, फिर इंशाल्लाह बेचना भी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, अभी हम खरीदने पे जोर कर रहे हैं, फिर जब बेचेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट पे बात करेंगे। जी मैंने पहले भी आपको कहा था, FR1 में भी बताता था, हम एक्सपर्ट नंबर्स के हैं, हम एसेट्स के एक्सपर्ट नहीं है। कैसे? ये एक एसेट है, इंट्रो में इसकी रेजिडुअल वैल्यू की एक डेफिनेशन आई थी और हमने क्या कहा था, इस एसेट जैसा एक एसेट जो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है उसे उठाकर लेकर जाएंगे और उसकी स्क्रैप वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारी रेजिडुअल वैल्यू है। तो ये रेजिडुअल वैल्यूज का अंदाजा लगवाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम नहीं होता, उस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जो उस एसेट को ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये उनका काम होगा। जैसे अब यहां पर राइज में मैं मोस्ट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब अगर जनरेटर को हमने सेल करना है तो इसकी प्राइस मैं नहीं लगवा सकूंगा, कौन लगवा सकेगा, जनरेटर ऑपरेटर या हमारा इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि ये उनकी लाइन है। तो आप यहां पर ये बात क्लियर अभी जहन में कर लें, पूरे FR2 में भी, पूरे CA में भी और CA के बाद भी आप नंबर्स के एक्सपर्ट होंगे। जब बात एसेट्स की टेक्निकलिटी पे आएगी तो आपको दूसरे पर रिलायंस करनी पड़ेगी। वो इसकी कैसे मेजरमेंट करवाएंगे ये उनका काम है। हाँ, मेजरमेंट करवा के वो हमें क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे, वैल्यू को आगे चलाना हमारा काम होगा। क्लियर भाई? जैसे इंटेंजिबल एसेट्स में कई इंटेंजिबल एसेट्स होंगे जो हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे, यार ये इंटेंजिबल एसेट्स को हम कैसे हैंडल करें। मसलन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनमें मेडिसिन का फॉर्मूला होता है, मैं और आप सारी जिंदगी लगे रहें, हम इस फार्मूले की जो इन डेप्थ वैल्यू है उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं है। उस लाइन के बंदे इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे और हमें वैल्यू बताएंगे, इस वैल्यू से आगे इसकी जो रिपोर्टिंग है वो हमारा काम है। क्लियर भाई? जी भाई? नहीं भाई, अभी सीज करना तो बाद में, पहले ये बताएं कि ये तो हो गई इनिशियल मेजरमेंट, इसके बाद हेडिंग बनाएं, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अभी ये सारी कैलकुलेशन करवाऊंगा, परेशान ना होना, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लें। जी भाई, डेप्रिसिएशन को इंटेंजिबल के केस में क्या कहते हैं, अभी नहीं पीछे, अमोर्टाइजेशन। अच्छा सुने, ICAP अपने पास पेपर में कई जगह डेप्रिसिएशन भी लिख देता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी पास पेपर में डेप्रिसिएशन का वर्ड नज़र आए, आप कहें यार किताब फाड़ो यार, इसने तो डेप्रिसिएशन लिख दिया, तो इतना जज्बाती नहीं होना। जी भाई, क्या है अमोर्टाइजेशन? कब स्टार्ट होती है अमोर्टाइजेशन? कमेंसमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए। जब इंटेंजिबल एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिख लें, व्हेन इंटेंजिबल एसेट इज इन इट्स वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन, व्हेन इंटेंजिबल एसेट इज इन
its workable location and condition. ठीक है, अच्छा भाई, अब ये बताएं व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? इंट्रो में भी पढ़ा था, एसेट लिखते रहना कैपिटलाइजेशन कहलाता है। ये नहीं कहना एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, एसेट डेबिट करते रहना क्या कहलाता है? अब मुझे बताएं, जब वो वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाएगा, इसके बाद अगर कोई कॉस्ट इनकर हुई तो वो एसेट को कैपिटलाइज नहीं करवाएगी, वो पीरियड कॉस्ट के तौर पे चार्ज होगी। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, वंस द एसेट इन इट्स वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन, वंस द एसेट इज इन इट्स वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन, once the asset is in its workable location and condition, capitalization process will stop. अमोर्टाइजेशन शुरू हो गई। अच्छा जी, अब आ जाए अमोर्टाइजेशन के मेथड्स, ये बाद में करेंगे। मोर और लेस वही मेथड्स हैं जो कहाँ सीखे हैं, इंट्रो में और FAR1 में, मोर और लेस वही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया करते थे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। क्या किया करते थे, लिख लें जी, अभी छोड़ दें, चले सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ले आऊँ, फिर आपको वापस लेके जाता हूँ। आगे लीजिए भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। चलें जी, FAR1 में चले गए, इंट्रो में भी चले गए। इंट्रो में जाएं, सिंपल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। इंट्रो सारे का सारा सी है। अब आप FAR2 में बैठे हुए, लेकिन मैं आपको उठा कहां से रहा हूं दोबारा, इंट्रो से। सिंपल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कुछ याद आ रहा हो सर? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा कुछ याद आ रहा है। हाँ, डेली का लेन देन, कैश परचेस, सिंपल ट्रांजैक्शन। रेंट पे करना, सिंपल ट्रांजैक्शन। कमीशन पे करना, सिंपल ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी आइटम को बाय करें और नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में बाय ना करें, बल्कि एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में बाय करें, तो वो आपसे वही प्राइस चार्ज करेगा जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की है, या ज़्यादा करेगा। वो जो ज़्यादा चार्ज करेगा उसे क्या कहते थे, उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और वो दूसरी पार्टी की क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम। पहले हेडिंग बनाएं, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, if transactions are under normal credit terms, if transactions are under normal credit terms, credit period will normally be 2 to 3 months। 2 to 3 months। कितना क्रेडिट पीरियड होगा बच्चों, 2 से 3 महीने। इसे नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स कहते हैं। अब हेडिंग बनाएं, एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, when credit period is for a year and even more than 1 year, if credit period is for a year or even more than 1 year, ऐसे क्रेडिट पीरियड को क्या कहेंगे,
एबनॉर्मल क्रेडिट पीरियड। अब होता क्या है बेटा, जब आप किसी से एबनॉर्मल क्रेडिट पीरियड लेते हैं या किसी को एबनॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं तो फिर पैसों का ब्लॉकेज जो है वो महीनों के लिए होता है या सालों के लिए? सालों के लिए होता है। अब जब कई साल के लिए आपके पैसे ब्लॉक हों या आप किसी के पैसे ब्लॉक करें तो यहां इनकॉर्पोरेट क्या होगा? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक तो आप परचेज कर रहे हैं, दूसरा आप 2 साल के लिए उसके पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी को सेल करें, एक आप सेल कर रहे हैं, दूसरा आप उसे अपने पैसे 2 साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। जो आप गुड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ये तो कहलाएगी परचेस, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कर रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम किसी से ले रहे हैं तो वो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप कॉस्ट ऑफ मनी लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ मनी, के भाई इतने दिन तुम मेरा पैसा इस्तेमाल करोगे, मैं तुमसे इतना चार्ज करूंगा। इसलिए एक प्राइस वो होती है जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की होती है, एक प्राइस वो होती है जो एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की होती है। एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की जो प्राइस होती है वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स वाली प्राइस से हमेशा, तो लिखें प्राइस ऑफ एबनॉर्मल, नहीं, प्राइस अंडर एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, प्राइस अंडर एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स will always be higher than, will always be higher than, will always be higher than normal credit terms price, normal credit terms price. The difference will be, the difference will be, the difference will be interest expense slash interest income. The difference will be interest expense slash interest income. आए भाई, if payment for an intangible asset is deferred beyond normal credit terms, its cost is the कैश प्राइस इक्विवेलेंट। अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में मैं देता या मैं कैश पर बेचता, जो प्राइस होती वो प्राइस और जो मैंने एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म से बियॉन्ड जाकर प्राइस चार्ज करवाई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो इंटरेस्ट होगा। वो क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस विद डेफर्ड पेमेंट्स माइनस प्राइस विद नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। अगर मैं बियॉन्ड द क्रेडिट पीरियड जाकर बेचूं तो 1 लाख की बेच रहा हूं, मसलन 2 साल में मुझे पैसे मिलेंगे, मैं 1 लाख रुपए लूंगा। हाँ, अगर मुझे 2 महीने में पैसे दोगे तो मैं तुम्हें 85,000 की बेचूंगा। तो 15,000 मैंने क्या लिया? एक्स्ट्रा लिया या एक्स्ट्रा दिया? अगर एक्स्ट्रा लिया तो इंटरेस्ट इनकम, एक्स्ट्रा दिया तो लिख लें। इसकी डिटेल हम करेंगे IFRS 15 जब मैं आपको रेवेन्यू का चैप्टर करवाऊंगा। Details will be in IFRS 15 रेवेन्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा बेटा? रेवेन्यू का चैप्टर होगा। अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी, मैं इस वक्त एसेट के बेचने की बात कर रहा हूं या खरीदने की? खरीदने की। तो ये इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। अब जाए FR 1 में, IS 23 बोरोइंग कॉस्ट, या तो उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा। वो जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा या मैं उसे एक्सपेंस आउट करूंगा या फिर मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा। अब जब आगे चलेंगे तो फिर ये भी डिस्कशन होगी कि कब एक्सपेंस आउट करेंगे और कब कैपिटलाइज करेंगे। जहन में रखें कि जो कुछ एक्स्ट्रा मैं इंटरेस्ट की शक्ल में दूंगा या वो एक्सपेंस आउट हो रहा होगा या वो कैपिटलाइज। एक्सपेंस आउट होगा तो जीपी में से माइनस होगा, कैपिटलाइज होगा तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। आगे चले भाई,
ये आप मुझे करके दें। एग्जाम्पल नंबर 2 आप मुझे करके दें। पीडीएफ शेयर किया हुआ हमने, आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। कल से आपने नोट्स लेकर आने हैं, नोट्स लेकर आने हैं भाई। अभी पीडीएफ से देख लें, स्क्रीन से देखना है स्क्रीन से देख लें, जैसे आप इजी हो। पहली लाइन पढ़ के बताएं, इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज इन रेवेन्यू की शक्ल में मिल रहे हैं या डिक्रीज इन कॉस्ट की शक्ल में? डिक्रीज इन कॉस्ट की शक्ल में। तो कभी एसेट लेकर आते हैं तो रेवेन्यू में इंक्रीज होता है, और कभी एसेट लेकर आते हैं तो कॉस्ट में डिक्रीज होता है। रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। मुझे पता है माशाल्लाह बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, अल्बरूनी, आइंस्टाइन, न्यूटन, यहीं से सारे ट्रेनिंग लेकर गए हैं। काइंडली रजिस्टर पे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा भाई, FR2 में रजिस्टर ज़रा बड़ा ले लीजिएगा, पहले दिन ही बता रहा हूँ, इतना बड़ा रजिस्टर हो ताकि पूरे 100 लेक्चर जो हैं वो एक ही रजिस्टर में आ सकें। ठीक है भाई, लेना तो इंट्रो FR1 FR2 का एक ही चाहिए था, लेकिन चले अब ये 3 संभाल के रखिएगा, क्योंकि तीनों ने CFAP में काम आना है। मैं सीरियस हूँ बेटा, सीरियस कह रहा हूँ मैं आपको, इन तीनों ने मिलकर CFAP में काम आना है। क्या 3 है अभी, 10-11 बन गए हैं पहले। चलो ठीक है भाईजान, इसका मतलब एक चिंची भी लेना पड़ेगा CFAP की क्लास के लिए। लो भाई, Ateek Limited acquires new technology that will significantly reduce its energy cost for manufacturing. Cost incurred include cost of new technology. जी भाई, परचेज प्राइस है प्लस होगा, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड लेस होगा, ट्रेनिंग कोर्स फॉर स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी, इग्नोर मीन लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम। ये नहीं कहना कि खर्चा ही नहीं होगा, खर्चा तो होगा लेकिन जीपी में से माइनस होगा, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा। इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग कॉस्ट हमेशा ऐड होगी। हाँ, अगर सैंपल से कुछ सेल्स आती तो वो इस टेस्टिंग कॉस्ट में से लेस होकर फिर हम लिखते। लॉसेस इनकर्ड वाइड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। जी भाई, ऑपरेटिंग लॉसेस जी लेस फ्रॉम जीपी होता है, ये कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। कर दीजिए भाई, 15 लाख में से 2 लाख माइनस कर दें, कर दिया, और 20,000 ऐड कर दें, कितना बना? 13,20,000। 13,20,000। ये क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। भाई ये क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। इसको कैपिटलाइज क्यों कर रहा हूं? इसको कैपिटलाइज क्यों कर रहा हूं? ये देखिए, टेक्नोलॉजी इंटेंजिबल एसेट है। एसेट कैसे है? ये देखिए, कॉस्ट को क्या कर रहा है? कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, तो एसेट बन गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो इंटेंजिबल बन गया, और ये उस इंटेंजिबल कॉस्ट के एलिमेंट्स है। ये उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं। तो कितने पे कैपिटलाइज करूंगा? 1320000, और एंट्री क्या पास करूंगा? इंटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट कीजिएगा दोस्त। अब जरा ध्यान से भाईजान, ये हबीब वाली बात में लाते हैं, पहले अगली लाइन। नेक्स्ट पढ़ें भाई, सॉल्व करके दें मुझे। भाई कल नोट्स के बगैर ना आइएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रिमाइंडर्स दे रहा हूँ।
आई कैप की बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आई कैप की बुक की हर हेडिंग जो है वो ऑलरेडी मेरे नोट्स में शामिल होगी, इसलिए बुक लाने की आई कैप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप घर जाके चेक कर सकते हैं कि आई कैप की बुक में जो लिखा हुआ है FR2 के लेवल पे सर ने वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है या नहीं। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आई कैप ने लिखी और सर ने ना करवाई हो, वो घर में आप चेक कर सकते हैं। भाईजान उसी की तैयारी चल रही है, जैसे ही वो प्रिंट होके आएगी फिर आपको देंगे। अभी FR1 का वॉल्यूम 1 जा रहा है, आपको पता है पिछली दफ़ा वॉल्यूम 1 FR1 का 2 का नहीं गया था, तो पहले FR1 फिर FR2। वो ज़रा छोटे बच्चे होते हैं, आप माशाल्लाह बड़े हो गए हुए हो यार। जी सीरियस होके आए, आपके घर वाले भी आपके लिए सीरियस हो गए, उन्होंने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। नहीं, चलो रमज़ान में फिर दुआ करो मेरे बच्चों। चलो मैं भी करूँगा। वो तो कर रहे हैं भाई, हर रोज़े के टाइम पे करते हैं, इज्तिमाई दुआ करते हैं आपके लिए हम। इंशाअल्लाह देवसी खुद ही करवा लोगे? चलो ठीक है। नहीं, बंगाली पापा से ना करवाना, अम्मा पापा से करवाना। चलो भाई, रोज़े के वक्त अपने लिए दुआ मांगा करें, सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त सामने की खुशबू हमें हिला रही होती है। अ कंपनी एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। विद द फॉलोइंग डिटेल्स, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस का दूसरा नाम एडजस्टेबल, तीसरा नाम 1,15,500 में कितने परसेंट शामिल है? 15%। बनाएं जरा वो 15%। मारे जाओ बोंगियां। या वेरी गुड जी, क्या कहा आपने? अच्छा, कोई बच्ची अगर FR1 में मेरे पास नहीं थी, डायरेक्ट FR2 में आई है, तो उसने माइंड नहीं करना कि यार ये किस तरह करता है, ठीक है। FR1 वाली और इंट्रो वाली बच्चियों को पता है ये ऐसे ही करता है, इसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है, ये खुद ही सही हो जाएंगे। लो भाई, ईमानदारी से करना, कितने शहजादे और शहजादियों ने डायरेक्ट इसका 15% लिया था? कितने शहजादे और शहजादियों ने? कहो अभी तो हम यहाँ पहुंचे ही नहीं थे, तूने दुआ ही ऐसी करवा दी थी, मैं तो उसी सोच में चला गया था। अब ये माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले दोनों बच्चे हैं, अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। वो क्या कह रहा है कि रिफंडेबल टैक्सेस 15% इसमें शामिल हैं। अगर आप इसका 15% लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसे बनी हुई है, एक फिगर 100 थी, उसमें 15 जमा हुआ, कितना बना? 115। बच्ची ने सही किया था जिसके साथ मैं मजाक कर रहा था। तो मैं कब कह रहा हूं, मैं अभी बच्ची की बात कर रहा हूं, मेहरबानी आपकी, बाबों की बात नहीं कर रहा मैं। अब सुने भाई, ये 115। अब गौर से सुनिएगा, याद है वो 4 एग्जाम्पल इंट्रो में की थी, फिर वो FR1 में भी काम आई, अब वो FR2 में भी काम आएंगी। जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो ये बताएं कि इस सारी कहानी की जरूरत क्यों पड़ रही है शामिल तो रहने दो, टैक्सेस ही तो है। हाँ, नॉन रिफंडेबल होते तो सही था सर, ये रिफंडेबल है, इन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। अगर उसने कर दिया है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सॉरी, हमें इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड कैसे करेंगे? आ जाए भाई, 1,15,500 डिवाइडेड बाय 115, और जाना है मुझे 100 पे। बताएं जी, 10043 पेपर में ये आ सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसको 85% क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वो नहीं है जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल होता तो मैं 85% लेता, ये तो शामिल करने के बाद आया। अब देखें, इस फिगर का 15% लें, इस फिगर का 15% लें। एक मिनट भाई, वो भाई जरा कर ले, इस फिगर का 15% ले लें दोस्त।
अब उस जो आपके पास फिगर आई है उसमें ये जमा कर दें। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस तरीके से करूं तो आंसर मैच नहीं होता। आप कह रहे हैं इसका कितने % ले लो, ले लीजिए। एक मिनट भाईजान, थैंक यू भाई, इसका ले लिया। अब उसका 15% ले, जो आपके पास फिगर आई है उसका 15%। ये नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो ये तरीका हमने मेरा इंट्रो FR1 मुझसे नहीं पढ़ी हुई है भाई। जिन्होंने इंट्रो FR1 मुझसे नहीं पढ़ी हुई है काइंडली पहले ये तरीका सीखें, फिर हम आगे जाएंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। रूल क्या है, चलो वो एग्जांपल ही करवा दो। बोर्ड में देखें भाई, एक्सक्यूज मी, एक होता है रुपी और एक होती है परसेंटेज की फिगर। एक होता है बेसिक, एक होता है इंक्रीज। हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए, डिक्रीज आ जाए। और कहां पहुंचेंगे, रिवाइज पर। कहां पहुंचेंगे, रिवाइज पर। हमने ये इंट्रो और FR1 में पढ़ा था कि जिस पर परसेंटेज हो वो हमेशा 100 होता है, वो हमेशा। तो इसका मतलब है कि ये जो परचेज प्राइस है इसमें अगर टैक्स शामिल है तो टैक्स पहले नहीं था, परचेज प्राइस पहले आएगी, उस पर टैक्स लगेगा। तो फिर परचेज प्राइस क्या हुई वो 100 हुई, परचेज प्राइस 100 हुई। यहां इंक्रीज का मतलब है टैक्स। उसने गलती से कौन सा टैक्स ऐड कर दिया, रिफंडेबल। हालांकि इसने क्या होना था, ऐड नहीं होना था। कुछ बच्चे जल्दी में क्या कहते हैं इसने लेस होना था, नहीं भाई, इसने इग्नोर होना था। इसके लिए रिसीवेबल डेबिट होना था, एसेट डेबिट नहीं होना था, इंटेंजिबल डेबिट नहीं होना था। ऑल दो रिसीवेबल खुद एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल कोई और एसेट होता है और रिसीवेबल कोई और। इंटेंजिबल नॉन मॉनिटरी है और रिसीवेबल मॉनिटरी हो जाएगा। डेटर बन गया ना एक तरीके से, रिसीवेबल अदर रिसीवेबल बन गया। अब इस 100 में कितना ऐड होना था, कुछ नहीं। उसने कितना ऐड कर दिया, 15, और 15 ऐड करके कहां पहुंच गया, 115 पे। चैप्टर नंबर 4 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, पास पेपर नंबर 3 में भी ये पॉइंट किया था, जब उसने अपने ही डिपार्टमेंट को 10% प्रॉफिट ऐड करके दे दिया था। फिर हमने 330 से 110 को डिवाइड किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, 300 आंसर आया था, हमने 300 लिखा था। मैं आपको रेफर करवाता रहूँगा ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि FR1 और इंट्रो अगर मजबूत है तो इंशाल्लाह ये भी बैकअप पर तैयार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब बताइए ये ऐड होकर कितना बना हुआ है बेटा, 115,500। लेकिन क्योंकि इसने तो इंटेंजिबल एसेट में शामिल होना ही नहीं था, तो जो कुछ शामिल हुआ है वो सही शामिल नहीं हुआ है। अब हमारा रूल ये था कि जो गिवन है उससे डिवाइड कर दें और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। बोलें जी, 100,435। दूसरा तरीका देखिए, 11500, एक और जीरो है, 5500 डिवाइडेड बाय 115 ज़रब 15। बोलें जी अब कितना बना, 15065। अब यहाँ लिख दिए 100,435, 15% बनाए, कितना बना 15065। अब ये जो कॉस्ट लिखी हुई है ये सही नहीं है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, 100,435। तो इसका मतलब है कि समटाइम क्वेश्चन में ऐसी फिगर देगा जो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, तो हमें राइट फिगर पे जाने के लिए ये तरीका क्लियर होना चाहिए। आगे आ जाए, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। इसकी रीजन सुन लीजिए। ये नहीं होता कि स्टाफ ट्रेनिंग देने के बाद फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तो होता है, लेकिन आप कभी भी स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो किसी भी पीरियड के नोटिस के बाद आपको छोड़कर जा सकता है। इसलिए IS 38 कहता है कि इसको मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करवाऊंगा।
कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट याद है, तो यहाँ इंस्टॉलेशन की जगह कई दफ़ा वर्ड क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। तो लिखने इंस्टॉलेशन कॉस्ट का इंटेंजिबल एसेट में जो नाम होगा वो आमतौर पे इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगा। ये 5000 एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब टोटल कर दीजिए 105,435। लो भाई 105,435 ये एसेट की कॉस्ट बनी है। जी भाई जी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप किसी भी पेनल्टी को या रिडंडेंसी कॉस्ट को देकर उनसे भी स्किप करवा सकते हैं। ठीक है बेटा। और जब भी कोई स्टैंडर्ड बनता है ना, क्योंकि आप इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी स्टैंडर्ड्स में गुजरेगी, स्टैंडर्ड जब भी बनता है वो नॉर्मल सरकमस्टांसिस में बनता है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करके अगर आपने एम्प्लॉय को बाउंड किया हुआ है तो वो नॉर्मल सरकमस्टांसिस में नहीं आता। नॉर्मल सरकमस्टांसिस में इंटरनेशनल स्टडीज़ ये कहती हैं 1 मंथ नोटिस होता है एम्प्लॉय का। हाँ, कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप बाउंड हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कोहटा प्लांट है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो 1 महीने के नोटिस पे जॉब नहीं छोड़ सकते, वो सारी ज़िंदगी जॉब नहीं छोड़ सकते। मेरे एक दोस्त है, उसके वालिद साहब मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा ज़रा खाने पे चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अंसारी मैं क्योंकि वो कोहटा प्लांट से होते थे कि मुझे सराउंडिंग में जो है ना वॉच किया जा रहा होता है। हम आमतौर पे आम लोगों से मिल भी नहीं सकते, समटाइम इवन हमें बताना पड़ता है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सिर्फ इन घरों में जाते हैं या इन लोगों से मिलते हैं। क्योंकि मैं उनका फैमिली मेम्बर नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ जाके नहीं खाना खाया। उन्होंने कहा यार बस ये छोटा सा काम था और फिर वो चले गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केसेस कभी स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हो रहे होते बेटा। क्या आंसर आया भाई? 10543 एंट्री बता दें। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट चलें भाई, आए जी जी अभी नहीं जी मेरे दोस्तों, पढ़ें जरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ें। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिर्फ 2 घंटे की करनी है, जल्दी करें। मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा, स्पेसिफिक लोन से भी और जनरल लोन से भी। स्लैश कर देना। एक दफ़ा आप पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगा। जी भाई क्या कह रहे हैं? On 1st January 2019, QL entered into an agreement to replace existing ERP software at a cost of 360 million. ये ERP कब से बनना शुरू हुआ? 1/1/19 से। According to the agreement, 40% payment was made on signing of the contract. तो फिर ये 40% कब पे किए? 1/1/19 को। While remaining amount was paid on 31/5/19। तो बाय इंस्टॉलमेंट दिया। पहली इंस्टॉलमेंट कब दी? 360 का 40% ले दीजिए। 360 का 40% 144। बाकी 60% बना, वो कब दिया? 31/5/19 को। 360 का कितने परसेंट? 60%। कितना बना? 200 जमा कर दीजिए, 360 हो गया। आगे
द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू, पहले तो ये बताइए क्वालिफाइंग एसिड है? कैसे पता चला? 1/1/19 को शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ, ये देखें कंप्लीट हुआ 31/10/19, तो ये क्वालिफाइंग एसिड हुआ, ये क्वालिफाइंग एसिड हुआ, क्योंकि क्वालिफाइंग एसिड के लिए हम कहते हैं 2-3 महीने में जो तैयार हो, और ये कितने महीने में तैयार हुआ? ये 10 महीनों में तैयार हुआ, ठीक है। द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू अ जनरल लोन स्लैश स्पेसिफिक लोन, जनरल से भी सॉल्व कर लेते हैं और स्पेसिफिक से भी सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम एमसीबी एट अ मार्कअप ऑफ 15%। ये 15% क्या है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। अब जाएं IS 23, स्पेसिफिक बोरिंग क्या कहता था? कमेंसमेंट डेट से लेकर सीजिंग डेट तक जितना इंटरेस्ट दिया वो कैपिटलाइज कर दो, उसके अलावा जो है वो एक्सपेंस आउट कर दो। यही कहा था भाई, यही कहा था। क्या कहता है? द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस। एंटायर कॉस्ट का मतलब सारी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट? 360। पहले स्पेसिफिक से चलते हैं, अब स्पेसिफिक से चल रहे हैं तो वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एज इंटेंजिबल एसेट। अब याद करें IS 23, कॉस्ट ऑफ एसेट वाज इक्वल टू परचेज प्राइस, कहते हैं परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट टू बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब मुझे बताएं यहां पर जो मेरा ERP है, सॉफ्टवेयर है, उसकी परचेज प्राइस कितनी है? 360 प्लस क्या करूंगा? बोरिंग कॉस्ट। एक दफा स्पेसिफिक से और एक दफा, पहले तुम स्पेसिफिक से कर दो, मुझे स्पेसिफिक से कर दो, शाबाश। ये वाला अपने बना लेना। शुरू करो जी भाई। क्या लिखूंगा सबसे पहले? परचेज प्राइस एट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये बनेगी टोटल कॉस्ट जी। परचेज प्राइस कितनी है? 360। सारे के लिए लोन लिया तो इसका मतलब लोन कितना लिया? 360।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। याद है कैपिटलाइजेशन पीरियड का रूल क्या होता था? कमेंसमेंट डेट से सीजिंग डेट। कमेंसमेंट डेट क्या होती थी? लेटर ऑफ 3 चीजें, एक, अब सुने, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, नंबर 2 एक्टिविटी स्टार्टेड, और तीसरा पेमेंट मेड। पेमेंट मेड। अब यहां पर एक्टिविटी स्टार्टेड और बोरिंग कॉस्ट इंकरेंस दोनों कब से हैं? यकम जनवरी से। अब यहां पर पेमेंट भी इस डेट पर की है, तो इसका मतलब कमेंसमेंट डेट क्या बनी? 1/1/19। 2 रूल होते हैं, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लाया जाए तो ईयर एंड पे जाके स्टॉप कर देते हैं, अगले साल दोबारा शुरू कर देते हैं, और अगर ईयर एंड से पहले कंप्लीट हो जाए तो सीजिंग डेट उसकी कंप्लीशन डेट होती है। कंप्लीशन डेट क्या बनी? 31/10/2019। और हमें पता है क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड कब होता है? 31/12। कितने महीने के लिए कैपिटलाइज कर दो? 10 महीनों के लिए कर दीजिए। 45 कितने बना? 40। तो फिर इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। और अगर अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, पेबल क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो गया। ये इस वक्त का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अगली बात सुन लीजिए, FR1 में जितने स्टैंडर्ड्स आपने किए वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स के लिए हैं, एज इट इज पूरा क्वेश्चन उनमें से नहीं आ सकता। ये ICAP की तरफ से रूल है। मसलन कैश फ्लो का कोई पॉइंट आ सकता है, ये नहीं कह सकता इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना दो। बोरिंग कॉस्ट का इस तरह का कोई पॉइंट आ सकता है, ये नहीं हो सकता कि बोरिंग कॉस्ट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, अब आ जाए जरा जनरल से, करें 2 मिनट आप लगाएं, सबको करने दें, जरा वेट तो कर लें, जनरल में आ रहा है वो। याद है जितना लूंगा, किस रेट पर लूंगा, कब लूंगा, कब तक के लिए लूंगा, ये जनरल के 4 पॉइंट्स बताए थे, वो यहां आएंगे नदीम भाई। नहीं, रनिंग फाइनेंस यहाँ पे नहीं, रनिंग फाइनेंस सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है भाई, उसे रनिंग फाइनेंस कहते हैं, जो जनरल फाइनेंसिंग हम IAS 23 में पढ़ते आए थे। जी भाई, 40% कब पे किया? 1/1/19 को, और 60% कब पे किया? 31/5/19 को। तो फिर परचेज प्राइस टोटल कितनी बनी भाई? परचेज प्राइस कितनी बनी? 360। तो ये तो दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब क्या करना है? ऐड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड जी। पहली दफा कितना लिया? 140 ये लिया, क्योंकि एक ही लोन है इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत नहीं है। रेट कितना है? 15%। कब लिया और कब तक के लिए लिया? जी 1/1/19 को निकाला, और कब तक के लिए? 31 दोबारा बता दें। हाँ, 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों ग्रुप गलत नहीं है। पहला तरीका क्या हो सकता है? ये इस डेट पे निकाला और कब तक के लिए ले जाऊं? 31/10 तक के लिए। फिर बाकी 216 कब लेके जाऊं? 1/6/19। 31/5/19 है ना, 1/6/19 से कब तक ले जाऊं? 31/10/19। दोनों तरीके ठीक हैं, गलत दोनों से नहीं है। कैसे कर दो? एक ही से कर ले। आए जी, ये पैसे 144 15%,
10/12 कितना बना? 18। फिर कितने निकाले? 216 ज़रब 15%। ये कब निकाले? 1, 6, 19 को कब तक निकाले? कितने बने? 5/12 कितना हुआ? 13.5 जमा कर दीजिए, टोटल कर दे 391.5। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक लिखें, एग्जाम फोकस पॉइंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, always assume specific borrowing. If question is silent, always assume specific borrowing. क्या सिखा रहा हूं आज? इंटेंजिबल एसेट को बाय कर रहा हूं। इंटेंजिबल एसेट को, और बाय करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाय करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। पहले स्टेट हमें बाय किया, उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट और सब्सिडी माइनस करके एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को ऐड करना सीखा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक्सचेंज तो बाद में करेंगे भाई साहब। आज मैंने बाय किया है, आज मैंने बाय किया है, लेकिन बोरिंग लेकर बाय किया है। अब मैं तीसरे केस में क्या करने लगा? मैं बाय करूंगा और इंस्टॉलमेंट पर बाय करूंगा, और वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स नहीं होंगी, वो एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होंगी। क्या होंगी? आए जी आगे, ये तो कर लिया, आगे नेक्स्ट जी, यही है, करें जी, ट्राई करें। क्यूएल है ना भाई? क्यूएल है, लाइसेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, गो थ्रू करें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लाइसेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन बुक एज इंटेंजिबल एसेट। स्टोरी क्या है? कहता है 1 जनवरी 2019 को क्यूएल अक्वायर्ड लाइसेंस फॉर ₹600 मिलियन। 600 मिलियन का लिया भाई, 600 मिलियन का ये प्राइस एग्री हुई है, ठीक है। क्यूएल मेड एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 मिलियन। इनिशियल पेमेंट का मतलब डाउन पेमेंट। भाई डाउन पेमेंट कब दी जाती है? इमीडिएटली। इमीडिएटली का वर्ड बताता है क्यूएम में कि ये कब की बात कर रहा है? टी नॉट की, ईयर नॉट की। तो ईयर नॉट या टी नॉट में कितना दे दिया? 100, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 1, 20 और 1, 21। याद करें क्यूएम 1, 21 कुछ नहीं होता, असल में तो ये 31, 12, 19 है। और अगर 1, 19
T0 है तो 31, 12, 19 T1 है, और ये 1, 1, 21 नहीं है, ये 31, 12, 20 है, और ये क्या है, ये T2 है। अब मुझे बताएं नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हैं या डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स हैं? डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स में जो एसेट की कॉस्ट होती है वो क्या होती है? इक्विवेलेंट कैश प्राइस, इक्विवेलेंट कैश प्राइस। और इक्विवेलेंट कैश प्राइस कैसे आएगी? इक्विवेलेंट कैश प्राइस कैसे आएगी? 600 तो डेफर्ड है, 600 तो डेफर्ड है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अब इस 600 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक होगी नॉर्मल प्राइस और दूसरा पार्ट होगा इंटरेस्ट का। और नॉर्मल प्राइस कैसे आएगी? इन तमाम वैल्यूज की क्या लूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। क्या कहूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स लिख लें। कैश प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। कैश प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जी भाई, कैश प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो 600 कौन सी प्राइस है? ये तो डेफर्ड क्रेडिट पीरियड की प्राइस है। मुझे यहां से क्या निकालनी है? कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे आएगी? डेफर्ड पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेकर। क्या ऐसा काम पहले कभी किया? कहां? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में जब वैल्यू इन यूज निकाला करते थे। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स कैलकुलेट कर लूंगा। वो आएगी वो वैल्यू जिस पर इंटेंजिबल एसेट ने डेबिट होना है और कैश ने क्रेडिट होना है, या पेबल ने क्रेडिट होना है। और 600 और उस फिगर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ये भी हमारा पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करूंगा या एक्सपेंस आउट करूंगा। ये हमारा अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमने इनटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। बना देंगे आप मुझे या मैं बनाऊं? चलें आप बनाएं। मैं तो बना ही लूंगा भाई, आप ट्राई करें। रजिस्टर पे कोशिश करें, ट्राई करें भाई, कोशिश करें, रजिस्टर पे ट्राई करें। काश कि अपना होता। लाजमी बात है। सुने भाई, नदीम भाई का क्वेश्चन वैलिड है, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कैसे पता चला कि हम डेफर्ड पेमेंट्स कर रहे हैं या हम एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में पेमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए, हमने कब एक्वायर किया और हम पेमेंट्स को अगले 2 सालों में ले गए। मैंने कहा था 2-3 महीने में पेमेंट करूं तो, और अगर साल या उससे ज़्यादा पे ले जाऊं,
इसलिए देखें पिछला क्वेश्चन जब हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में किया तो उधर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि बात 1 साल से ऊपर नहीं गई थी, यहाँ बात अगले 2 सालों पे चली गई। दूसरी निशानी याद रखिएगा, हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग गिवन होने का मतलब भी ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस कर दीजिए प्लीज। जल्दी कर दें यार, 1 घंटा 40 मिनट हो गए, किया भी कुछ भी नहीं है, जल्दी करें, आखिरी 18 मिनट रह गए हैं बस। जी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेना यार, वो ग्रुप में पहले ही कमिटमेंट कर चुका है, इसलिए हमने अपना टाइम ही 2 घंटे रखा है यार। इंशाल्लाह एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं 100 होंगे बस पूरे, 100 लेक्चर्स की बात हुई है आपसे। चलो जी पेनल्टी रख लो, अगर मुकर गया तो पेनल्टी रख लें। आ जाओ इधर आओ, उठी पुठी बातें शुरू हो गई, इंसान बनो। इनिशियल पेमेंट बताएं जी। ओ भाई 100 मिलियन, 600 में से तो 100 चला गया, बाकी बचा 500 को 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया तो कितना आया? 250 और फिर 250। जी कह सकता हूँ ये कैश आउटफ्लो होगा भाई, ये कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि पेमेंट करूँगा। अब इसका डिस्काउंट फैक्टर लेना है कितने % पे? ये तो 1 होगा, ये 0.909। फार्मूला क्या लगाया होगा? 1 + r⁻⁻n। r कितना है? 10 है, n कितना है? -1। इधर क्या है? 1 + r⁻⁻n, 1 + 0.10⁻⁻, ये कितना है? 0.826। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो, कैश आउटफ्लोस। ये कितना आया? 100। ये 227, ये 207। क्लब कर दीजिए 53। ये वो वैल्यू है जिस पर इंटेंजिबल एसेट ने कैपिटलाइज होना है, रिकॉग्नाइज होना है। इनिशियली मैयर इस वैल्यू पर होगा। हमने पैसे कितने दिए? 600। अगर कोई कहे कि यहाँ से इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर दे, इंटरेस्ट अमाउंट, तो हम क्या कहेंगे? 600 - 534 कितना बना? 66 मिलियन। 66 मिलियन, ये क्या बन गया? 66 मिलियन क्या बन गया? इंटरेस्ट। 66 मिलियन इंटरेस्ट अमाउंट बन गई जी। ये जीपी में से लेस होगी, और अगर हमने इसे कैपिटलाइज करना हुआ तो ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट अभी हमारे लिए डिबेटेबल नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक ओके है। अब अगली बात सुना, जरा वो पेज ओपन कर दें कि कौन कौन सी आइटम इंक्लूड करनी है और कौन सी एक्सक्लूड करनी है। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस करूँगा, रिबेट सब्सिडी भी, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फ़ी में लॉयर फ़ी, सर्वेयर्स फ़ी, कोई भी कंसल्टेंट है उसकी फ़ी, लीगल फ़ीस भी ऐड करूँगा, कंसल्टिंग फ़ी भी ऐड, टेस्टिंग फ़ी और स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह। अगला पेज लाइएगा जी भाई। कोई भी एडवर्टीजमेंट हुई, मार्केटिंग हुई, प्रमोशनल एक्टिविटी हुई, रीलोकेट करने की कॉस्ट है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस,
कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉइंग द एसेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड क्या होंगी, लेस होंगी, जीपी में से एक्सपेंस आउट होंगी, इसे कहा करें एक्सपेंस आउट होंगी। इंक्लूड करें एसेट में तो कैपिटलाइज होंगी, और अगर एक्सक्लूड करें तो इसका मतलब एक्सपेंस आउट होंगी, क्या होंगी, लाइन जी एग्जाम्पल 4 जो थी हमारी, पढ़े भाई, आज की लास्ट एग्जाम्पल है। ध्यान से पढ़ें। आज जो होमवर्क आएगा वो सिर्फ रीडिंग का होगा, ध्यान से रीड करके आना है आपने, ठीक है। दे दे होमवर्क, डाल दे। भाई क्वेश्चन पे फोकस करें यार, बातें तो होती रहेंगी प्लीज़। क्या कह रहे, क्या कह रहे हो बुजुर्गों, सर्दी लग रही है भाई, 26 पे कर दो। बंद भी कर देंगे, एसी बंद कर दें, बच्चे कमज़ोर हैं यार, रोज़ा रखा हुआ है। पढ़ूं? 30 जून 2004 हबीब लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट हैड बीन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इलीगली सिंस दिस प्रोडक्ट हैपेंड टू बी अ पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर विच इट डिड नॉट हैव द नेसेसरी राइट्स। पेटेंट होता ही क्या है, मोनोपोली में आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सकें, इसे कहते हैं कि आपने पेटेंट लिया हुआ है। तो वो पेटेंट लिए बगैर, राइट लिए बगैर उस एसेट को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। HL इमीडिएटली शट डाउन इट्स फैक्ट्री। क्या किया उसने, पता चला कि यार मैं तो इलीगल काम कर रहा हूँ, उसने फैक्ट्री क्या कर दी, बंद कर दी। एंड हायर्ड अ फर्म ऑफ लॉयर्स, और आप जैसे वकीलों को हायर किया टू एक्ट ऑन हिट्स बिहाफ इन द एक्विजिशन ऑफ द नेसेसरी राइट्स टू मैन्युफैक्चर दिस पेटेंटेड। तो पेटेंट लेने के लिए आपने लॉयर्स की टीम को हायर किया कि भाई ज़रा प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, हमें पेटेंट दिलवा दीजिए। लीगल फ़ी उन्होंने चार्ज की है 50,000 ड्यूरिंग जुलाई। ये जी भाई, ये जुलाई 4 में जो उन्होंने लीगल फ़ी चार्ज की है, किस लिए की है, आपको पेटेंट दिलवाने के लिए। तो फिर लीगल फ़ी किसी इंटेंजिबल एसेट को बाय करने के लिए दी जाए तो वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है। तो ये 50,000 क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा। तो लिखें सोल्यूशन में, शायद मुझे वो भी खुद आके लिखना पड़ेगा आपके रजिस्टर्स पे। एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्यूशन की हेडिंग बनाएं और लिखें लीगल कॉस्ट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट incurred for intended purchase of patent। क्या कहा, लीगल कॉस्ट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट incurred for, जी भाई, incurred for intended intangible asset purchase।
क्यों? अच्छा, आगे सुने भाई। द लीगल प्रोसेस वॉज फाइनलाइज्ड ऑन 31 जुलाई 4। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, प्रोसेस था, कोर्ट से जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी थी वो 31 जुलाई को कंप्लीट हो गई। HL वाज देन, उस वक़्त HL को रिक्वायर्ड टू पे 8 लाख, 8 लाख पे करना है टू परचेज द। अब पेटेंट का जो राइट है उसकी परचेज प्राइस कितनी है? 8 लाख, इंक्लूडिंग शामिल है 80,000 एज। इस 8 लाख में 80,000 शामिल है। क्या करूं? लेस करूं तो कितना पे करूंगा? तो परचेज प्राइस कितनी बनी? हेडिंग बनाएं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे आएगी? परचेज प्राइस 8 लाख माइनस 80,000। परचेज प्राइस 8 लाख माइनस 80,000। जी भाई, अब बनाए जी, ये परचेज प्राइस कैपिटलाइज होगी? भाई ये परचेज प्राइस कैपिटलाइज होगी तो लिख लें विच विल बी कैपिटलाइज्ड, विच विल बी कैपिटलाइज्ड। जी प्यारे भाई, जी वैसे ही उसी तरीके से करते हैं। अगर वो इंक्लूड कहता है कि 15% इंक्लूड है तो वैसे ही करते हैं। जी बिल्कुल। जी भाई आगे चलो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में फैक्ट्री वाज शट डाउन, उसे फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। क्यों बंद करनी पड़ी? क्योंकि वो तो इलीगल पेटेंट पे काम कर रहा था। इस दौरान जुलाई में उसने ओवरहेड इंकर किया 40,000। जी भाई, जनरल ओवरहेड है, क्या करेंगे? तो लिख लें ओवरहेड कॉस्ट will be expensed out, overhead cost will be expensed out, overhead cost will be expensed out। आगे सुने भाई। significant market share was lost due to shutdown, फैक्ट्री बंद हो गई तो मार्केट शेयर लूज कर लिया। HL total sales over August and September was 20,000 but its expenses were, सेल की 20,000 की, खर्चे हुए 50,000 के, कितने का लॉस आया? 30,000 का। ऑपरेट करने से आया और ऑपरेटिंग लॉसेस कभी कैपिटलाइज, तो लिखे operating loss of 30,000 will not be capitalized, operating loss of 30,000 will not be capitalized। आगे, This marketing campaign was successful, नहीं आगे ये, to increase market share HL spent an extra 25,000 aggressively marketing its product। 25,000 किस पे लगाए? मार्केटिंग पर, एडवर्टीजमेंट पर, प्रमोशन पर। हाँ जी, क्या करो? वेरी गुड। आगे, This marketing campaign was successful, resulting in sales returning to profitable levels in October। जुलाई में जो पैसे उसने लगाए मार्केटिंग पर वो एक्सपेंस आउट करूं या कैपिटलाइज करूं? ऑल्दो उसका रिजल्ट अक्टूबर में पॉजिटिव आया है, लेकिन IS 38 किसी भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की इजाज़त, तो लिख लें advertisement cost of 25,000 will be expense out, will be expense out। अभी तक हमने क्या किया? हमने सेपरेटली परचेज करने के मुख्तलिफ तरीके देखे हैं। इसके बाद क्या था? एक्विजिशन थ्रू एक्सचेंज, उसे अभी नहीं करवाऊंगा, वो लंबा काम है। छोटा सा 4 मिनट का जो काम है वो करवाने लगा हूं। थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ले आओ यार।
भाई ज़रा जल्दी, भाई साहब हासिलपुर नहीं है शायद, वो हासिलपुर की जी सर आप करें हैं, मौजूद है यार, मैंने खुद देखा, आपने इंक्लूड ही नहीं किया था। हाँ आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, होमवर्क करके लेकर आइएगा। अल्लाह हाफिज़।